जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी जो आधुनिक भारत का इतिहास है हम लोग उसको एक क्रम से पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बाबा रामचंद्र तक की जो चीज़ें थी, जो फैक्ट था, हमने पढ़ लिया था। यूपी किसान सभा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और गांधी जी के जो प्रेरणा सोर्स रहे हैं, जैसे जॉन रस्किन हुआ, थोरो हुआ, इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। और जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे गांधी जी से संबंधित, हमने उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों यहीं से आगे पढ़ने वाले हैं। बाबा रामचंद्र जी के बाद जो कुछ और फैक्ट दिया गया है, एक का आंदोलन कैसे हुआ इसके बारे में, और जो ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल है, रॉलेट एक्ट है, इसके सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल से नए जुड़े होंगे वो लोग प्लेलिस्ट में जाके एक क्रम से वीडियो को देख लेंगे। इस मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी है मॉडर्न इंडिया की प्लेलिस्ट बनी है, और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग जो नए अभी जुड़े हैं चैनल से, वो लोग जाके एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, तभी आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे और इंटर लिंक कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास में घटनाओं का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो चेंजेज होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, यही महत्वपूर्ण ही होता है इतिहास पढ़ने के तरीके में। सबसे अच्छा तरीका भी यही होता है। इसी से इतिहास के कालखंड भी बांटे गए हैं। तो आप सब नियमित रूप से एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करें। और जो बच्चे पुराने होंगे, जो नियमित वीडियो को देख रहे होंगे, वो लोग क्या करें, अपने चीज़ों को रिवीजन करते रहें और बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहें। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बाबा रामचंद्र की चीज़ों को पढ़ लिया था, देखा था कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है और क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनने की संभावना है। हमने यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ लिया था। अब इसी के आगे कुछ और फैक्ट दिया गया है दोस्तों, जो एग्जाम में सीधे सीधे जो क्वेश्चन बन जाते हैं, जिससे हम उनको भी देखने वाले हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं एग्जाम में, और क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको भी देख लीजिए। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। तो चलिए हम देखते हैं अगला जो फैक्ट हमारा है। देखिए क्या होता है दोस्तों, वर्ष 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। तो अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि बारदोली कृषक आंदोलन या बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था। तो बारदोली किसान आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, वो 1928 में हुआ था, यानी 1928 में हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। तो आप ये फैक्ट वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यही जो बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? बारदोली की महिलाओं ने। तो आप जानते हैं ना, वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको ये जो सरदार की उपाधि कहाँ किसने दिया था, तो ये पूछा जाएगा। तो बारदोली की जो महिलाएं थी, यानी पूरे बारदोली की जो वुमेन्स थी, उन लोगों ने सामूहिक रूप से इनको सरदार की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि जो बारदोली किसान आंदोलन हुआ था, वहां पर इन्होंने सफलतापूर्वक उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आप याद रखिएगा कि बारदोली किसान आंदोलन हुआ कब था? तो 1928 में। और उसी आंदोलन के दौरान इनको बारदोली की महिलाओं ने कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। तब इनका नाम पूरा जाके क्या हो गया दोस्तों? आज हम बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको सरदार की उपाधि मिली है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला फैक्ट है, जो हमारा वो हम क्या है उसको देखते हैं। देखिए, सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? तो तिभागा आंदोलन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तिभागा आंदोलन कब हुआ था, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा सितंबर 1946 में। यानी तिभागा आंदोलन कब हुआ था? सितंबर 1946 में यह आंदोलन हुआ था। कहां पर हुआ था? बंगाल की जो प्रांतीय किसान सभा थी, उसी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। यानी बंगाल की जो प्रोविंशियल किसान सभा, मतलब बंगाल प्रांत की जो किसान सभा थी, उसी ने तिभागा आंदोलन या तिभागा मूवमेंट को दोस्तों स्टार्ट किया था। तो आप इसका पूछ लिया जाता है कब हुआ था, तो सितंबर 1946 को। आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी। तो यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया। तो देखिए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तो अगर आपसे पूछा जाए, जो तिभागा आंदोलन बंगाल में स्टार्ट हुआ था, इस आंदोलन की मांग क्या थी? तो मांग यह थी कि जमींदारों की जो हिस्सेदारी है उसको फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर देना। आप देख रहे हैं ना, आंदोलन का नाम ही है तिभागा। तिभागा का मतलब होता है दोस्तों तीसरा भाग। आप देख रहे हैं ना, आंदोलन का नाम ही है तिभागा आंदोलन। ती का मतलब होता है तीसरा, भाग का मतलब होता है भाग। तो यह था इसमें दोस्तों कि जमींदारों की हिस्सेदारी को जो है उसको फसल के आधे भाग,
पहले क्या हो जाता था कि मान लीजिए फसल का आधा ले लिया जाता था, अब उसको क्या किया गया कि इसको 1/3 कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, मान लीजिए 2 भाग होता था, इसका आधा ले लिया जाता था, मतलब एक उनके पास होता था और एक किसानों के पास रह जाता था। अब कहा गया दोस्तों इसका 1/3 कर दिया जाए, यानी इस आधे भाग का क्या कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए। तो अब इसकी बात की गई, इसकी बात कब की गई, तिभागा आंदोलन के दौरान की गई। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और दिया गया दोस्तों, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि भूदान आंदोलन जो था उसको किसने प्रारंभ किया था, तो विनोबा भावे जी ने इसको प्रारंभ किया था। अभी आगे आप पढ़ने वाले हैं कि भूदान आंदोलन में हुआ क्या था। भूदान, जैसे आप अभी यहीं समझ लीजिए, भूदान का मतलब भूमि का दान करना। यहाँ जो भूदान है दोस्तों, 2 तरह के आंदोलन चले थे दोस्तों, एक याद रखिएगा, एक था भूदान आंदोलन, एक था, आप याद रखिएगा, भूदान आंदोलन, एक और था इसी तरह भूग्राम आंदोलन। तो आप याद रखिएगा भूदान आंदोलन का मतलब भूमि का दान करना। इस भूमि का दान करने का मतलब किसको, जिसके पास बहुत बड़ी संख्या में भूमियां होती थी। तो उस समय के जो तबके थे जिनके पास भूमि नहीं होती थी, जिनके पास जीविकोपार्जन के लिए ही भूमि नहीं होती थी, तो उनको दान दे देना का मतलब ये होता था कि उनको उस पर खेती करने के लिए दे देना, ताकि वो उस पर फसल पैदा कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस भूदान आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था दोस्तों, तो इसको प्रारंभ किया था विनोबा भावे जी ने। आप इसके बारे में विस्तार से अभी आगे पढ़ेंगे कि भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था और क्या क्या बातें इसके अंतर्गत शामिल थी। तो आप यहां याद रखिएगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया था। अब हम दोस्तों देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है एका आंदोलन से संबंधित। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एका आंदोलन क्या था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाए ये जो एका आंदोलन है, देखिए इसका नेतृत्व किसने किया था, तो पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए जो एका आंदोलन हुआ था, यानी जो एका मूवमेंट हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो यह देखिए ऐसा ही क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, पिछड़ी जाति के मदारी पासी। तो आप याद रखिएगा यह नाम दोस्तों, मदारी पासी ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया था, पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने। इसकी मुख्य शिकायत क्या थी इस आंदोलन की, क्यों यह किया गया था, देखिए जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी। एका आंदोलन क्यों शुरू किया गया था दोस्तों, जमींदारों ने क्या किया, लगान में बढ़ोतरी कर दी। अचानक क्या किया उन्होंने, लगान में बढ़ोतरी कर दी। कितना कर दिया, देखिए उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा 50% से अधिक लगान वसूली। इसके देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कि एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप याद रखेंगे मदारी पासी। एका आंदोलन हुआ क्यों था, तो जमींदारों द्वारा जो लगान में बढ़ोतरी कर दी गई थी, यही इसका मुख्य कारण था। कितना कर दिया गया था, देखिए 50% से अधिक लगान वसूला जाता था। मतलब अगर आप देख रहे हैं 50% से अधिक वसूला जा रहा है, आपसे लगान वसूल लिया जाता। तो इसी के विरोध करने के लिए एका आंदोलन को स्टार्ट किया था मदारी पासी, पिछड़ी जाति के मदारी पासी के द्वारा। अब पूछा जाए इस एका आंदोलन जो हुआ था, इसके गतिविधि का मुख्य केंद्र क्या था, तो देखिए जो मुख्य केंद्र था हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर। तो अगर आपसे पूछा जाए जो एका मूवमेंट हुआ था दोस्तों, इस एका मूवमेंट का मुख्य केंद्र क्या था, किस रीजन में यह बड़ी मात्रा में फैला था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर। सीधे सीधे 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एका आंदोलन के अंतर्गत शामिल क्षेत्र नहीं था। तो वहां कुछ और दे दिया जाएगा, जैसे लखनऊ दे दिया जाएगा, या मान लीजिए बिहार दे दिया जाएगा, या तो कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से एका आंदोलन के अंतर्गत शामिल क्षेत्र थे। उनमें से क्या करेंगे, इन चारों में से कोई एक नाम दे देगा, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों कि एका आंदोलन कैसे हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। अब हम आगे दोस्तों पढ़ने वाले हैं ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल के बारे में। तो आप सब एका आंदोलन के बारे में और जो अभी आपने ऊपर फैक्ट पढ़ा है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करते रहेंगे, ताकि आपको लास्ट में क्या हो दोस्तों, रिवीजन करने में आपको आसानी होती रहे। आप जानते हैं ना कि मैं हर बार रिवीजन पे बहुत जोर देता हूँ, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पे, क्योंकि बिना रिवीजन और बिना प्रैक्टिस के आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। ये मेरा पर्सनल अनुभव है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यही जो आप नोट्स डाउन बनाते रहेंगे, जो आप नोट्स बनाते रहेंगे, या आप बुक से चीज़ों को पढ़ के अपने हिसाब से लिखते रहेंगे, यही अंत समय में आपका एग्जाम जब करीब होता है तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हम फिर समझ नहीं पाते हमें क्या करना। तो आप अभी से जब इसका नोट्स बनाते रहेंगे, इसका प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे, तो एग्जाम के दौरान आपको बर्डन चीज़ें नहीं लगेगी। और अभी से आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको आप खुद एनालाइज करते जाएंगे और अपनी कमियों, अपनी गलतियों को सुधारते जाएंगे। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बैक ईयर क्वेश्चन पेपर,
प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जानते हैं दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे वनडे के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या यूपी टेट सीटेट की तैयारी आप कर रहे हो, जहां भी इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां तक कि आप आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर तैयारी करो, जिसकी भी बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों वैकेंसी उत्तर प्रदेश में जल्द आने वाली है, तो ये हर एक एग्जाम के लिए जो आधुनिक भारत का इतिहास है बहुत ही लाभदायक। आप जानते हैं कि इतिहास से बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए, अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत अच्छे से नोट डाउन करते जाएंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप पढ़ते भी रहिए और चीज़ों को रिवाइज भी करते रहिए। अब हम देखते हैं दोस्तों ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल के बारे में क्या फैक्ट दिया गया है, तो आप उसको भी देख लीजिए। जो ट्रेड यूनियन और जो साम्यवादी दल था, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, मद्रास मजदूर संघ की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मद्रास मजदूर संघ के संस्थापक कौन थे। तो अगर संस्थापक की बात आई जाए दोस्तों, तो आप याद रखिएगा वीपी वाडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो मद्रास मजदूर संघ था, इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे, बीपी वाडिया। ये नाम आप याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था, 1918 में, यानी 1918 में। तो अगर आपसे पूछा जाए मद्रास मजदूर संघ के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे वीपी वाडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1918 में हुई थी, यानी 1918 में हुई थी। और भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला यानी प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन कौन था दोस्तों, तो आप याद रखेंगे मद्रास मजदूर संघ। आप इस फैक्ट को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसको अभी से ध्यान दे दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाले साइंस इसको मार्क कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन कौन था दोस्तों, तो भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन वो था मद्रास मजदूर संघ। तो आप याद रखिएगा मद्रास मजदूर संघ जो था भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। अब हम बात करते हैं दोस्तों अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1918 में। अगर आपसे पूछा जाए कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1918 में, यानी 1918 में। आप यहां देख रहे हैं दोस्तों मद्रास मजदूर संघ की भी स्थापना कब हुई थी, 1918 में। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की भी स्थापना कब हुई है दोस्तों, 1918 में। तो आपको याद करने में बहुत आसान रहेगा कि 1918 में दो संघ की स्थापना हुई थी, एक हुई मद्रास मजदूर संघ की, एक हुई थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की। अब इस अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो वह थे महात्मा गांधी। तो अगर आपसे पूछा जाए ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इसकी स्थापना दोस्तों तो किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। तो आप गांधी जी ने किया था, तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन श्योर है कि पूछे ही जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, क्योंकि किया किसने था, गांधी जी ने। और गांधी जी से बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन बनता रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो यह किया था महात्मा गांधी ने। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। इसी का अन्य नाम है दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि AITUC क्या है। AITUC का मतलब होता है दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको पहले क्या बोला जाता था दोस्तों, इसको पहले बोला जाता था ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसी ट्रेड यूनियन कांग्रेस का दोस्तों आगे चल के नाम क्या कर दिया गया है, AITUC। AITUC का मतलब होता है दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना का कारण क्या था दोस्तों, तो देखिए वर्ष 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कर दी गई थी। यही इसका कारण था। क्या होता था कि 1919 में 1919 में क्या होता दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, यानी
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर पूछा जाए स्थापना कब की गई थी दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1919 में, यानी 1919 में कर दी गई थी। इसीलिए यही एक कारण बनता है दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की गठन का, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर स्थापना का कारण पूछा जाए तो आप बताएंगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो हुई थी इसीलिए। अब पूछा जाए इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो संस्थापक थे एन जोशी, और कब की गई थी, 31 अक्टूबर 1920 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे दोस्तों एन जोशी। स्थापना कब हुई थी, 1920 में 31 अक्टूबर को। आपके लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ जो कुछ भी आपको दोस्तों पढ़ाया जा रहा है सब एकदम सिलेक्टेड चीजें हैं जिससे क्वेश्चन बन चुके हैं, पहले भी बन चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम का जो नेचर होगा, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप उसका बैक ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार खोल के तो आप देखिए, चेक तो करिए, आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। हर बार इसी से क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे क्या होता है, हर बार गलती हो जाती है। उसका कारण होता है सही तरीके से ना पढ़ाई किया हुआ आता है, ना ही हम रिवीजन किए होते हैं, ना ही प्रैक्टिस किए होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो वह थे एन जोशी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1920 में 31 अक्टूबर को। कहां पर हुई थी, तो आप याद रखेंगे बंबई में। ये तीनों ही फैक्ट याद रखेंगे। संस्थापक कौन थे दोस्तों, एन जोशी थे। कहां पर हुआ था दोस्तों, बंबई में, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मुंबई, बंबई, महाराष्ट्र, आप याद रखेंगे। और कब हुई थी दोस्तों, 1920 में, 1920 में। अब अगर आपसे पूछा जाए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा। तो अगर आपसे पूछा जाए ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष आप बताएंगे दोस्तों कौन थे, लाला लाजपत राय जी थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो उपाध्यक्ष इसके जो थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा। तो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष दोस्तों जोसेफ बैप्टिस्टा। तो आप ये फैक्ट भूलिएगा नहीं। अब हम बात करते हैं इसका पहला विभाजन कब होता है, तो 1929 में जो नागपुर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला विभाजन कब होता है, तो 1929 में होता है। और उस 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे होते दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन हुआ कहां था, तो नागपुर अधिवेशन में। तो आप ये तीनों ही फैक्ट याद रखेंगे कि इसका प्रथम विभाजन कब होता है दोस्तों, 1929 यानी 1929 में। कहां पर, नागपुर अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष। तो आप ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, देखिए हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट जो होता है, आप जानते हैं कि इसमें फैक्चुअल डाटा बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और अगर आपको याद ही नहीं होगा, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों ही डाटा होते हैं, और फैक्चुअल डाटा जो होता है यानी तथ्यात्मक डाटा सबसे अधिक होता है। लेकिन आप क्या करेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे किसी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपने एक श्लोक इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं इतिहास ऐसे क्या है, एक बार में नहीं समझ में आती भैया। ये जेन्युइनली बातें हैं कि अगर आपको एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप बार बार जब चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं अपने तरफ से बहुत सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जब खुद से पढ़ें इस चीज़ों को तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाए। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, आपको पढ़ाने का तरीका बता रहे हैं, चीज़ों को पढ़ने के लिए कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए हम वो बता रहे हैं। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप खुद से इसको एक बार पढ़ेंगे, तो आप खुद इसको पढ़ते रहेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या अगला फैक्ट दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा। तो अगर आपसे पहले बात यह पूछा जाए कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, आप याद रखिएगा CI यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो होती है 1919 में, यानी 1919 में होती है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना। इसकी स्थापना कौन करता है दोस्तों, आप याद रखेंगे व्लादिमीर इलियच लेनिन, जो कि रूस का ही था। यानी इसका आप शॉर्टकट नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्या, लेनिन।
अगर पूछा जाए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, तो आप केवल इतना ही याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में काम चल जाएगा, लेनिन। लेनिन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? व्लादिमीर इलियस लेनिन। और रूसी पार्टी वोल्शेविक, वोल्शेविक क्या थी? रूसी पार्टी थी। तो व्लादिमीर इलियस लेनिन, लेनिन और रूसी पार्टी जो थी वोल्शेविक ने मिलकर दोस्तों क्या किया था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की थी। कब की थी? 1919 में की थी, 1919 में की थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला फैक्ट आप उसको देखिए। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है 1926 से लेके 1939 तक। तो अगर आपसे पूछा जाए जो ट्रेड यूनियन आंदोलन हुआ था, अभी आपने ऊपर पढ़ा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो ट्रेड यूनियन, अभी आपने जो ऊपर पढ़ा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन यानी ट्रेड यूनियन मूवमेंट कब हुआ था दोस्तों, तो आप याद रखेंगे इस मूवमेंट का जो क्रांतिकारी चरण था, अगर आपसे पूछा जाए ट्रेड यूनियन आंदोलन जो हुआ था उसका क्रांतिकारी चरण कब से कब तक था, तो आप ऐसा याद रखेंगे 1926 से लेकर 1939 तक, यानी 1926 से लेकर 1939 तक। अब हम बात करते हैं दोस्तों कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वह थे एम.एन. रॉय। तो अगर आपसे पूछा जाए यही जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी रूसी पार्टी भी बोल्शेविक और लेनिन के द्वारा, इसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो वह कौन थे? एम.एन. रॉय। तो आप इस नाम को याद रखिएगा या कि एम.एन. रॉय ही कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। आप इस शब्द पे हर एक शब्द पे गौर करिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यही कीवर्ड होता है, इसी से क्वेश्चन में आप गलतियां भी करेंगे, इसी से आपके क्वेश्चन सही भी होते हैं। तो आप याद रखिएगा ये पहले भारतीय थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला फैक्ट दिया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की? एम.एन. रॉय ने। तो आप याद रखिएगा एम.एन. रॉय के बारे में दो फैक्ट याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वह थे एम.एन. रॉय। इन्होंने क्या किया दोस्तों 1940 यानी 1940 में क्या किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अगर आपसे पूछा जाए आरडीपी यानी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो आप याद रखिएगा इस दल की स्थापना भी करने वाले एम.एन. रॉय थे। तो एम.एन. रॉय से संबंधित यहाँ जो दो फैक्ट दोस्तों दिया गया है आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने किया था, तो सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा दोस्तों, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरसीपीआई, इस शब्द को आप याद रखिएगा दोस्तों। यहां क्या दिया है? रिवोल्यूशनरी, आप यहां देख रहे हैं ना, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरसीपीआई, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना अगर पूछा जाए आपसे किसने किया था, तो वह किया था दोस्तों सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? सोमेंद्रनाथ टैगोर। तो आप ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, सोमेंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी मात्रा में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप जानते हैं ना कि इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं और अक्सर हमसे क्या होती है वहां गलतियां हो जाती हैं। तो आप इस सारे जितने फैक्ट बताएगा दोस्तों उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों रौलट एक्ट के बारे में, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो देख लीजिए आप लोग रौलट एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रौलट एक्ट, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन अक्सर इससे पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए रौलट एक्ट था क्या। तो देखिए रौलट एक्ट के बारे में अगर आप देखें तो देखिए भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए रौलट एक्ट क्या था, तो देखिए क्या होता है दोस्तों, वर्ष 1917 में यानी 1917 में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सिडनी रौलट कौन था, एक न्यायाधीश था यानी जज था। तो सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इस कमेटी का गठन उसने क्यों किया था? भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उन गतिविधियों को कुचलने के लिए कि क्या कैसे नीतियां बनाई जाए, उसके लिए इस कमेटी का गठन किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रौलट एक्ट जो आया था इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, वर्ष 1917 में
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जज थे वहां के सिडनी रॉलेट, उन्हीं के नाम पे पड़ा है रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट के ही नाम पे पड़ता है दोस्तों रॉलेट एक्ट। तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं, उसी कमेटी का ही नाम हो जाता है रॉलेट एक्ट। और इस कमेटी का गठन क्यों करते हैं दोस्तों, तो उस समय भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उसको कुचलने के लिए, ये उनके लिए क्रांतिकारी गतिविधियां थी, लेकिन हमारे लिए क्या था, स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष करना। अंग्रेजों के लिए थी क्रांतिकारी गतिविधियां, लेकिन हमारे लिए क्या थी दोस्तों, ये हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ना, हम उनको अपने देश से निकाल रहे थे, ना कि हम उनके देश में थे। तो अगर क्रांतिकारी गतिविधियों की बात की जाए तो जबकि क्रांतिकारी गतिविधि तो वो यहां पर करते थे, लेकिन अंग्रेज जानते ना, वो हर एक चीज को हमारे ऊपर थोप देते थे। यहां देखिए आप साफ से लिखा गया है कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए नहीं, उनके हिसाब से क्रांतिकारी गतिविधियां थी दोस्तों, लेकिन हमारे हिसाब से क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं थी, क्योंकि हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपने देश में, अपने ही देश में, अपने ही लोगों के शासन की बात करते थे। वो विदेशी थे, उनकी जाने की बात करते थे। क्रांतिकारी गतिविधियां तो वो यहाँ पर करते थे, शोषण करते थे हर तरह का। तो आप याद रखिएगा, इसलिए इसका गठन किया गया था। अब इसी कमेटी के सुझाव पर दोस्तों क्या होता है, मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट कहलाया। तो यानी इस 1917 में 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठती है, इस कमेटी ने जो सुझाव दिया, उस सुझावों पर क्या होता है, मार्च 1919 में जो विधेयक पारित किया जाता है, यानी जो बिल पारित किया जाता है, वही रॉलेट एक्ट कहलाया। तो 1919 यानी मार्च 1919 में जो बिल पारित होता है दोस्तों, जो विधेयक पारित होता है, उसी विधेयक को दोस्तों क्या बोला गया है, रॉलेट एक्ट बोला गया। तो आप इसको याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट क्या था। आपने इसका बैकग्राउंड देख लिया कि कैसे आया था ये, और इसको क्यों रॉलेट एक्ट कहा गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय या गवर्नर कौन था, तो उस समय दोस्तों कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। एक घटना है 1919 की, 1919 में आपने देखा ना, 1919 का जो सुधार अधिनियम आया था, तो उस समय कौन था दोस्तों, यही लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में दोस्तों पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट के बारे में याद रखिएगा। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इस एक्ट का सबसे गलत प्रावधान तो यही था। इसके तहत क्या होता था दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जिसको चाहे, आप शब्दों को याद रखिएगा, जिसको चाहे जब तक चाहे वो भी बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। मतलब वो किसी भी भारतीय को क्या कर सकती थी, किसी भी टाइम, दिन रात, दोपहर, सुबह, शाम, किसी भी टाइम आप कहीं भी हो, आपको पकड़ के क्या किया दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता, वो भी बिना मुकदमा चलाए। तो इस रॉलेट एक्ट का दोस्तों ये बहुत ही खराब प्रावधान था जो 1919 का रॉलेट एक्ट आया था। इसका ये जो प्रावधान था दोस्तों कि जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए अंग्रेज क्या कर सकते थे, जेल में डाल दिया जाता था। आज जानते हैं ना दोस्तों, आज हमें फंडामेंटल राइट्स है, अगर हमें पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो ये हमारा हक होता है कि हम उससे पूछे, भैया आप वारंट लाए हो, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, हम अपने वकील से मिलते हैं, हम उसको बेल करवाते हैं, उसकी एक प्रोसेस होती है। लेकिन ये बात हो रही है दोस्तों अंग्रेजों के समय की। उन लोगों ने क्या किया, वो अत्याचार करते ही थे, उनका तो मेन मुद्दा था ना हमारे ऊपर शोषण करना, यहाँ से धन को ले जाके ब्रिटेन को एकदम विकसित देश बनाना, हमारे देश के पैसों को ले जाके वहां यूज करना। तो इस एक्ट में उन्होंने प्रावधान क्या किया, जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए, जब भी मन करे दिन रात सोते उठते बैठे किसी को भी उठा ले जाते थे, किसी भारतीय को उठा ले जाकर जेल में बंद कर देते थे, ना किसी मुकदमे की सुनवाई होती थी, ना कुछ होती थी। तो आप याद रखिएगा इस एक्ट में यह प्रावधान था। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया दोस्तों, तो 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था। तो आप याद रखिए दोस्तों, ये जो रॉलेट एक्ट आया है 1919 का, यानी 1919 का, इसी को दोस्तों बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। तो आप ये शब्द भी याद रखिएगा कि किस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, तो रॉलेट एक्ट को। क्योंकि इसमें क्या होता था, किसी भी को जब चाहते थे वो सुबह शाम जब भी चाहे उठा लिए, ले जाके जेल में बंद कर दिए, और ना कोई पूछने वाला, ना कोई मुकदमा चलाना, वो अपना अत्याचार करते थे। इसलिए इस कानून को का एक नाम ही पड़ गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून इसको दोस्तों कहा जाता। देखते रहे ना कि आप अंग्रेज किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार करते थे। ये घटना जबकि 1919 की घटना है दोस्तों, 1919 में उस तरह का अत्याचार उन लोगों ने करना शुरू कर दिया था।
तो इस एक्ट के बारे में आप ये याद रखिएगा। अगला दोस्तों देखिए इसमें क्या प्रावधान दिया गया। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि अखिल भारतीय राजनीति में यानी ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम काम करता। साहसिक कदम का मतलब दोस्तों बहुत बड़ी बहादुरी वाला काम। इससे पहले भी उन्होंने देखा ना, सीएके का नेतृत्व किया था। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों सीएके क्या है, यानी चंपारण अहमदाबाद खेड़ा। यहां पर गांधी जी ने प्रयोग तो अपना शुरू कर दिया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय, क्योंकि रॉलेट एक्ट पूरे देश के लिए लाया गया था और चंपारण अहमदाबाद जो खेड़ा था एक एक जगह पे हुआ था। चंपारण में हुआ था बिहार में, अहमदाबाद जानते हैं गुजरात में, खेड़ा भी वहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन ये जो रॉलेट एक्ट आया था ये पूरे भारतवर्ष के लिए लाया गया था। तो इस तरह अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का अगर पूछा जाए पहला साहसिक कदम क्या था, यानी पहला बहादुरी बड़ा कदम क्या था, तो उन्होंने दोस्तों क्या किया, यही जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, इसके लिए उन्होंने दोस्तों क्या किया, सत्याग्रह को स्टार्ट कर दिया था। यानी 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था दोस्तों, इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा। तो अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी ने इस रॉलेट सत्याग्रह के लिए कितने मंचों का उपयोग किया था, तो आप सबसे पहले याद रखेंगे 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। और इस 3 में दोस्तों कौन आता है, एक है हमारा होम रूल लीग, एक हमारा है खिलाफत आंदोलन वाला जो मंच था, तीसरा हमारा सत्याग्रह सभा। तो अगर आपसे पूछा जाए रॉलेट सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया तो उसका नाम बताएं, तो एक था दोस्तों होम रूल लीग, एक था खिलाफत, एक था सत्याग्रह। तो आप दोस्तों ये फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों इसको जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा वाला इसमें प्रावधान क्या था, और क्यों इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। तो आप ये सारे फैक्ट दोस्तों बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और वीडियो को कई बार अगर आप सुनते रहेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। अब हमारा अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों, हम इसके आगे की चीज़ें उसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों से बस एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, स्टडी विथ रामा। इस स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल को दोस्तों क्या कर लेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। आपके घर में आपके भाई बहन अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन यानी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड सर्किल में कोई आपके मित्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन तक दोस्तों वीडियो को शेयर कर देंगे। इससे दोस्तों उनकी भी तैयारी को एक मजबूती मिलता रहेगा और हमें भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा इतना लोगों का जो है एक परिवार बना हुआ है। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे और बहुत अच्छे से वीडियो को सुनते रहें और चीज़ों को आप रिवाइज करते रहेंगे। आप अपने एग्जाम को, अपने आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल्स है, आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप अपने दिमाग में हमेशा अपने सामने रखा करिए। आप हमेशा उस पर सोचिए कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचते रहें। तो आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी दोस्तों करते रहिएगा और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।